तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजियों पर लंबी लंबी बहसें देखी होंगी, मैं भी करती हूं, लेकिन आंकड़ों के चश्मे से अगर आप देखें कि लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज पर कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है, किसकी लोकप्रियता में उछाल है और किसमें डिप है, ये सब आज हम आपको बताएंगे आंकड़ों के नजरिए से। और इसीलिए सबसे पहले दिखा देते हैं गुजरात की कुछ तस्वीरें। देखिए किस तरह से गुजरात में चुनाव पर जो प्रचार है, सियासी बयानबाजियां हैं, वो चरम पर है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। लेकिन इन सब के बीच क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता सबको ओवररूल करेगी या फिर कांग्रेस और केजरीवाल कर पाएंगे कोई कमाल? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए पुराने आंकड़ों में झांकने की कवायद शुरू करते हैं। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में जिन आंकड़ों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है जाति और धर्म के आधार पर कौन सी पार्टी को पसंद करती है जनता। क्योंकि इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या सौभाग्यपूर्ण, लेकिन ये तमाम फैक्टर्स भारतीय राजनीति और चुनावों की सच्चाई है। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको बता देते हैं जातियों का हिसाब किताब जो गुजरात में है। एसटी यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब 15% है, इस हिसाब किताब में हम आपको दिखा रहे हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट 6% है, ओबीसी 37%। सबसे बड़ा तबका यहां पर 37% जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ओबीसी का है। और उसके बाद सामान्य वर्ग जो है सिर्फ मात्र 15% है यहां पर। अगला दिखाइए, कड़वा पटेल 6%, लेवा पटेल 8%, अन्य पटेल 2%। इन सबको मिला लीजिए तो आपको 16% हो जाता है और अन्य 1% है। अब जल्दी से किस धर्म की कितनी आबादी गुजरात में? तो सबसे पहले हिंदू धर्म को मानने वाले यहां पर 88.57% लोग हैं। हिंदू धर्म 88.57, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लगभग 10% माना जाता है, 9.67%। और वहीं पर सिख ईसाई धर्म को मानने वाले 0.52% हैं। सिख धर्म को मानने वाले 0.10% हैं और जैन धर्म को मानने वाले 0.96% है। तो हमने आपको जाति और धर्म के आधार पर जो आबादी है गुजरात की वो दिखा दी। अब शुरुआत करते हैं आंकड़ों की बौछार के साथ, क्योंकि सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं 15 से 16% पाटीदार कौन सी पार्टी को करते हैं पसंद। तो सबसे पहले यह आंकड़ा बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट आई है पाटीदार समुदाय में। पिछली बार जब चरम पर आंदोलन था, पटेल आंदोलन, तब ये लुढ़क कर पहुंच गए थे 2002 के 78 से 57% पर। ये देखिए किस तरह से डाउनवर्ड डिक्लाइन हुआ है, नीचे की तरफ बीजेपी गई है। 2002 में 78, फिर 2007 में 70, फिर 2012 में 60%। लेकिन 2017 में जब पटेल आंदोलन अपने चरम पर था, हार्दिक पटेल से लेकर तमाम, अल्पेश ठाकुर, बहुत सारे ऐसे युवा नेता थे जो वहां पर थे और हार्दिक पटेल पूरा आंदोलन लीड कर रहे थे, तब 57% पर बीजेपी यहां आ गई थी। वहीं कांग्रेस को आप देखिए तो उसके रुझान में इजाफा हुआ, उसकी लोकप्रियता में पाटीदार समुदाय में इजाफा हुआ। 13% 2002 में, 2007 में 20%, 2012 में 13% और उसके बाद देखिए 2017 में 36%, यानी 13 से ये पहुंच गए थे 36 पर। अब आते हैं अगले आंकड़े पर और हम आपको बताते हैं जो ठाकुर हैं वो किसकी तरफ वोट करने के लिए जाते हैं। तो बीजेपी का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो यहां पर भी उनकी लोकप्रियता में पिछले चुनावों में गिरावट आई थी। लेकिन याद रखिए 1990 के बाद 2017 पहला ऐसा चुनाव था जब 100 से भी कम सीटें आई थी बीजेपी की। 3 डिजिट में वो नहीं पहुंच पाए थे, 99 पर आउट हो गए थे। तो 57 से ये पहुंच गए लुढ़क कर 45 पर। वहीं कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा दिखाइए तो कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता में ठाकुर समुदाय में इजाफा हुआ था। 38% से वो पहुंच गए 47 पर, यानी बीजेपी जो लूज कर रही थी वो कांग्रेस में जुड़ता चला जा रहा था। इसीलिए हमेशा यहां पर, जिसको आप कह सकते हैं, आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होती थी। अगला नंबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जल्दी से दिखा देते हैं, गैर पाटीदार, गैर ठाकुर जो ओबीसी हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था यहां पर 37% ओबीसी हैं। तो ये वोट बहुत मायने रखता है वहां पर कि पाटीदार किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं ठाकुर और किधर जा रहे हैं गैर पटेल और गैर ठाकुर ओबीसी। तो यहां पर बीजेपी की लोकप्रियता बरकरार रही। 52 से 54 पर ये थे और 54 पर ही 12 और 17 में इनको वोट आया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए
3% का इजाफा हुआ है 2002 से, और वो 37 पर पहुंचे। पिछले इलेक्शन में भी 2% का इनको ओबीसी में गेन हुआ था, इसीलिए 77 के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस ने पिछली बार की थी। अब आ जाते हैं मुस्लिम वोटर पर कि यहां का 10% मुस्लिम वोटर किधर जाएगा। तो यहां पर बीजेपी जाहिर तौर पर नीचे है, 17% 2002 में थे, 12%, लेकिन देखिए वहां से ये 27% पर पहुंचे थे 2017 में। वहीं कांग्रेस पार्टी 77 से लुढ़क कर 62 पर आ गई थी पिछले चुनाव में। यह भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि 77 पर थी कांग्रेस पार्टी पहले, फिर 76 पर 2007 में, 65 पर पहुंचे और फिर 2017 में ये 62 पर पहुंच गए थे। तो जो पोलराइजेशन कहा जा रहा था कि उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को, पूरे 10% जो लोग हैं मुस्लिम वोटर्स हैं वो उनके साथ नहीं गए थे। लेकिन इसी के साथ हम आपको दिखा दे रहे हैं ये आंकड़ा, गुजरात चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार कौन कितने देता है, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं 1995 में कांग्रेस पार्टी ने 10 उम्मीदवार घोषित किए थे बीजेपी ने, और जिनमें से जीता कोई भी नहीं था। ये देखिए बीजेपी 0, उसके बाद वो तो खैर टिकट ही नहीं देते हैं, इस पर तो गौरव जी क्या ही बोलेंगे। 1998 में देखिए 9 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए, 5 जीते थे, इनमें से 5 की जीत हुई थी बीजेपी ने, लेकिन एक उम्मीदवार 1998 में दिया था, बस वही है ऐतिहासिक, उसके आगे न पीछे। चलिए 2002 पे आइए, 5 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त खड़े किए थे मुस्लिम समुदाय से, 3 जीते थे, बीजेपी 0। 2007 पर आइए, 6 उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़े किए, 5 जीते, 0 बीजेपी। 2012 5 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए, 2 जीते, 0 बीजेपी। 2017 में 6, 3 जीते कांग्रेस के लिए, वहीं 0 रहे बीजेपी के लिए। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ओबीसी को अपनी तरफ करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, और इस बार आम आदमी पार्टी भी ताकत झोंक रही है पाटीदार समुदाय को अपनी तरफ खींचने के लिए। गौरव भाटिया जी, ऐसे में कैसे उनका विश्वास जीतेंगे? खाली हार्दिक पटेल को ले आने से क्या सारे के सारे पाटीदार आ जाएंगे आपकी तरफ? देखिए, सर्वप्रथम तो एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि 6 बार लगातार चुनाव जीतना, 27 साल जनता की सेवा करना, हाँ, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, और हम पुनः इतिहास रचेंगे। 7वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज्यादा सीटें लाएगी और जनता की सेवा आगे करेगी। बदला क्या है? अभी आप ही के कॉन्क्लेव में श्री अमित शाह जी ने बताया किस तरह से गुजरात में पहले कर्फ्यू लग जाता था, सांप्रदायिक राजनीति होती थी, दंगे होते थे। अब गुजरात मॉडल जो कि विकास का पर्याय बना हुआ है, उसकी लोग बात करते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने आपका सर्वे बड़े ध्यान से देखा अंजना जी। हाँ। कांग्रेस पे सवाल वो करूंगा जो जनता भी कर रही है वहां की, लेकिन ऐसा क्यों है कि आप कहती हैं कि मुसलमानों को इतना टिकट दिया? हाँ। इस देश में अल्पसंख्यक तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं। ऐसा क्यों है कि उनके बारे में, यहां ईसाइयों के बारे में बात नहीं हुई, केवल मुसलमानों को, ऐसे जैसे मुसलमान जो है वो भारतीय नागरिक ना हो, गुजरात के नागरिक ना हो। जो विकास गुजरात मॉडल में हुआ है, वो विकास का लाभ मुसलमान परिवारों ने नहीं लिया है। मैं समझता हूं यह आपत्तिजनक है कि एक धर्म के व्यक्तियों के बारे में कहें कि इतने टिकट दिए, इतने टिकट दिए। और आपने कहा आप क्या बोलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, विनेबिलिटी जो है बहुत महत्वपूर्ण मापदंड होता है। लेकिन एक क्रिश्चियन है जिसको हमारी पार्टी ने टिकट दिया है, वो भी माइनॉरिटी है। इसी तरह से एमसीडी चुनाव है, 4 मुसलमान हैं। लेकिन जब गुजरात मॉडल की बात हो तो धर्म के ऊपर उठ के बात हो, विकास की बात हो, सशक्तिकरण की बात हो। और मैं अब कांग्रेस की बात भी कर लेता हूं। आप देखिए 3 दिन में 8 रैली प्रधानमंत्री जी की होंगी अगले 3 दिन में। हाँ। राहुल गांधी नदारत है वहां से। हाँ। खड़गे जी मेरे ख्याल से एक बार गए हैं। वहां की जनता ये पूछ रही है ऐसा क्या है, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हो, गुजरात को छोड़ देते हो। हाँ। दूसरी बात, स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई, ये पार्टी की विचारधारा का प्रतीक है। हमारे 4 पहले स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, चारों अलग अलग परिवारों से अथक परिश्रम से वो बड़े नेता बने हैं। हाँ। कांग्रेस की भी आई, पहले खड़गे जी अध्यक्ष है,
सेकंड सोनिया गांधी, थर्ड नंबर पे राहुल गांधी, चौथे पे प्रियंका वाड्रा। मतलब 75% रिजर्वेशन परिवार का पहले ही हो जाता है। तीसरी बात, हमारा चेहरा तो स्पष्ट है, हमने तो कह दिया कि भूपेंद्र जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ। इनका चेहरा कौन है ये भी नहीं बताएंगे। और मैं अंत करूंगा ये पाटीदार वोट पर आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन नहीं, मैं उसमें थोड़ा जो आज आंकड़े कर रहे हैं ये सब बहस बिल्कुल रोज करते मैं हैं। इसमें भी कह देता हूँ, लेकिन मैंने जो मुस्लिम वाला आपने कहा कि इतने टिकट, अरे सर वो 10% है, साइजेबल वोट है, इसीलिए उसकी चर्चा अलग से होती है। साइजेबल वोट हो सकता है। हाँ। लेकिन वो नागरिक है, वो विकास होता है, लाभान्वित होता है। लेकिन पाटीदार पे आपने क्योंकि कहा, मैंने नहीं कहा इसलिए कह दूं, जो मुख्य बिंदु थे वो उठाए। आप बताइए, पिछली बार आंदोलन चल रहा था, हाँ। एड़ी चोटी का जोर इन्होंने लगाया, हार्दिक पटेल इनकी तरफ थे तब। आज हार्दिक पटेल जी हमारी पार्टी में है, अल्पेश ठाकुर हमारे साथ है, अहमद पटेल जी जो इनके लिए बहुत बड़े नेता थे और वाकई बड़े नेता थे, सम्मानित थे। पहला चुनाव है उनके स्वर्गवास के बाद जो कांग्रेस गुजरात में अब लड़ रही है। ये सारे जो चीजें हैं ये दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पटेल आंदोलन जब चरम पर था पिछले चुनाव में, तब आप लोग 77 पर पहुंचे और हार्दिक पटेल से लेकर सबका समर्थन था, एंटी बीजेपी, एंटी सरकार वो थे उस वक्त। इस बार क्या मामला, क्योंकि वो उनको भी नहीं आप संभाल पाए, वो भी बोले कि अब यहां पे रह के कोई फायदा नहीं है, लोगों को रख पाना मुश्किल, राहुल गांधी जा नहीं रहे हैं, क्या मामला है गुजरात में, क्यों नहीं एक्टिव दिख रही है आपकी पार्टी? सबसे पहले तो मैं एक बात बोल दूं जिससे आपने शो की शुरुआत करी। आपने पूछा टिकट कितने किसको दिए। हाँ। सबका साथ सबका विकास, लेकिन राजनीतिक भागीदारी जो है वो एक समुदाय विशेष की भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। गोल मोल जलेबी बनाएंगे। मुझे इनसे पूछना है 10% आबादी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार क्या होना चाहिए, इसका जवाब दीजिए। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं और गुजरात की बात कर रहे हैं, आपका कहना सही है। हम लोगों ने बाकी चीजों पे बड़ी बहस करी, आज स्टैटिस्टिक्स पे होनी चाहिए। एक ही सवाल लेकिन स्टैटिस्टिक्स पे जाने से पहले है, आज 21 दिन हो गए, जयसुख पटेल नाम का एक व्यक्ति फरार है। कुछ खबरों के मुताबिक वो हिंदुस्तान से बाहर जा चुके हैं। मोरबी में हिंदू भी मरे थे, मोरबी में मुसलमान भी मरे थे, मोरबी में हर संप्रदाय, हर आयु का व्यक्ति वहां पे मौत हुई। गुजरात की सरकार उसके बारे में क्या कर रही है, यह सवाल तो हर मंच से उठाना वाजिब है और मैं आज भी उठाऊंगी। आपने विशेषता पट्टीदारों की बात करी, तो मैं 2-4 आंकड़ों के साथ इसका जवाब जरूर देना चाहती हूं, लेकिन उसके पहले मैं बोल दूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पटेल हो, चाहे कोली हो, चाहे ठाकुर हो, गुजरात के 1.5 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। गुजरात में 3,64,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार पढ़े लिखे हैं। मैं बेरोजगारों की नहीं, पढ़े लिखे लोगों की। गुजरात के हर व्यक्ति पर 63,000 का सिर पे कर्जा है। ये गुजरात का विकास मॉडल है। गुजरात का विकास मॉडल तो खबरों ने कल जो उसका लेखा जोखा निकाला, वो आप मुझे प्लीज 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं बताना चाहती हूं। महिलाएं जिन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड किया हो, गुजरात 30 राज्यों की सूची में 19वें नंबर पर। कुपोषण में, स्टंटेड चिल्ड्रन में 26वें नंबर पर 30 की सूची में, वेस्टेड चिल्ड्रन में 29वें नंबर पर 30 की सूची में, अंडरवेट चिल्ड्रन में 29वें नंबर में 30 की सूची पर। महिलाएं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है 30 की सूची में 20वें नंबर पर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में 30 की सूची में 19वें नंबर पर। यह है गुजरात मॉडल। और चाहे आप पाटीदार हो, चाहे आप कोली हो, 27 साल के कुशासन के बाद इस पर वोट पड़ेगा। बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च है। लेकिन पटेल आंदोलन पर आपने भी जवाब नहीं दिया ना। पिछली बार आपको उसका एडवांटेज मिला था कि हार्दिक पटेल इनके खिलाफ थे। आपके पास वहां पर कौन चेहरा, क्यों आपने उनको भी जाने दिया, क्यों नहीं रोक पाए? हार्दिक पटेल एक अकेले नेता नहीं है, और अगर किसी ने जाने का मन बना लिया हम उनको क्यों रोकेंगे? क्योंकि ये जो आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट है वो चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, उनको रोकने का मतलब नहीं बनता है। आज गुजरात में भी बागी इनके खड़े और हिमाचल में भी खड़े। प्रधानमंत्री के फोन कॉल के बावजूद लोग अपना नाम वापस नहीं ले रहे। तो आपको पता चल रहा है ना कि हकीकत क्या है ग्राउंड पे। हार्दिक पटेल ने अगर इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज किया तो मुझे लगता है वो कांग्रेस के साथ कभी थे ही नहीं। अगर आप कांग्रेस से बीजेपी में जा सकते हैं तो आपका आइडियोलॉजिकल जो धुरी होती है वो क्या थी, इसका सवाल तो अपने आप उठेगा। ठीक है, संजीव झा जी एक कमेंट कर ले, उसके बाद जवाब लूंगी मैं आपसे। संजीव जी, आप
इतने आश्वस्त कह रहे हैं आप लोग, बार बार कहते हैं सूरत में हम लोग जो 12 सीटें हैं उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं, सफाया करने वाले हैं, लेकिन क्या वाकई ये एडवांटेज मिलेगा? हार्दिक पटेल चेहरे थे उस आंदोलन के, वो तो इनकी तरफ है। देखिए, आपने बड़ा वाजिब क्वेश्चन पूछा। और पटेल आंदोलन जो गुजरात में हुआ और जिस तरह से नौजवानों को गोली से भून दिया गया, सैकड़ों नौजवान को जेल में डाल दिया गया, पटेल बहुत नाराज था। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पे भरोसा नहीं था और देखिए उसके बावजूद बीजेपी को वोट किया गया। इस बार पूरी तरह से पटेल कम्युनिटी या सभी कम्युनिटी आम आदमी पार्टी के साथ है। क्यों है? वो इसलिए है कि पहली बार कोई जाति धर्म के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। पहली बार अच्छी शिक्षा नाम चुनाव लड़ा जा रहा है, अच्छे स्वास्थ्य के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जो मुद्दे हैं उस मुद्दों में चुनाव लड़ा जा रहा है। 15 साल में 27 साल में जिस तरह से गुजरात का हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज गुजरात के नौजवान सड़कों पर है। बिना एग्जाम लीक हुए कोई एग्जाम नहीं होता। 7-7 साल एग्जाम के हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है। लोगों के एज चले गए, नौकरी नहीं मिली। आज शराबबंदी वाले स्टेट में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। आज देखिए इनके शिक्षा मंत्री का यह आंकड़ा था कि लगभग गुजरात में 6300 स्कूल बंद कर दिए गए, 700 स्कूल में टीचर नहीं है, 18,000 स्कूल में टीचर की कमी है, 30,000 में कमरों की कमी है। तो अब मुद्दों की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शिक्षा की गारंटी देंगे। ठीक है, हम आपकी इसी बात को काटते हुए एक सवाल पूछ रही हूं। ठीक है, आप ही से पूछ रहे नाम पर नहीं, विकास के नाम पर लोग इकट्ठा हो। 4 नेता जो आप उतारे हैं, एक तो गोपाल इटालिया का मंदिर वाले मुद्दे पर ऐसा बयान आया, फिर भी आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो पाटीदार है, ऐसा माना जाता है। इस पर जवाब दीजिएगा। 4 नेता, गोपाल इटालिया, अल्पेश कठरिया, राम धादुक, धार्मिक मालवीय, इन सबको आपने उतारा है जो कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति से जुड़े हुए थे। ये भी मुद्दा है, ये स्कूल है, ये शिक्षा से रिलेटेड है। अरे सर, आप भी वही कर रहे हैं जो तमाम पार्टियां करती है। कास्ट और उसके जो समीकरण है उसको देख के आप उम्मीदवार उतार रहे हैं। गुजरात के नौजवान, हाँ। अगर उनको पार्टिसिपेशन दी जाती है, अगर यूथ को जिम्मेदारी दी जा रही है, तो आखिर इसमें नुकसान क्या है? ये कौन सा अपराध है? एक बात मैं और बता दूं, पटेल कम्युनिटी के कद्दावर नेता इस बार ये फैसला किया, जो भारतीय जनता पार्टी हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, विजय रूपानी जी, हाँ। नितिन पटेल जी, सौरभ पटेल, इन सब लोगों ने कहा है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पटेल कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो उसका नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। तो आज गुजरात में अगर नौजवानों को जिम्मेदारी दी जा रही है, अगर सब लोग उसके साथ खड़े हैं, ये कोई अन्याय नहीं हो रहा। ये होना चाहिए था कि वो एस्टेब्लिश जो कस्टम है उसको तोड़ करके अब विकास की जो बात करें, जो पूरे गुजरात की बात करें, जो पूरे गुजरात में जाकर स्वास्थ्य गारंटी दे, जो शिक्षा की गारंटी दे, जो किसान सम्मान की गारंटी दे, जो महिला सम्मान की गारंटी दे, जो आज तीर्थ यात्रा की गारंटी दे, जो शहीद सम्मान की गारंटी दे, ये मुस्कुरा रही है। चुनाव लड़ा जाए, ये आम आदमी थोड़ा पार्टी सा ने रुक शुरू जाइए, किया। एक सेकंड। इनसे भी ज्यादा आज ये आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। संजय जी, एक कमेंट आपसे ले लें पहले ये नंबर्स पर। चाहे वो पाटीदार हो, ठाकुर हो, गैर पाटीदार, गैर ठाकुर ओबीसी हो, 37% बहुत साइजेबल नंबर है ओबीसी का। क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? अंजना जी, और मुस्लिम वोट पर भी सवाल है सर कि क्या वो बटेगा इन दोनों के बीच में या वो कंसोलिडेटेड जाता हुआ दिखता है? बिल्कुल अंजना जी, आपने जो 3 जातियों का जिक्र किया, चाहे वो पटेल हो, ठाकुर हो या नॉन पटेल, नॉन ठाकुर, ओबीसी हैं, तमाम आकलन अलग अलग है। आप 37 कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तकरीबन ये 44-45% है। हाँ। तो बीजेपी को गुजरात में इतनी बढ़त दूसरी पार्टियों पर इसी के लिए है क्योंकि ये जो 45-48% वोट्स हैं, इनमें आपने देखा पटेलों में आंदोलन के बावजूद पटेलों का वोट ज्यादातर बीजेपी की तरफ गया। 2017 में भी, उसके पहले के चुनाव में तो लगातार मिलता ही रहा है। अगर हम ठाकुर जाति के वोटरों को देखें, उनका भी झुकाव बीजेपी की तरफ है। और जो नॉन पटेल, नॉन ठाकुर, ओबीसी है, इनका भी झुकाव बीजेपी की तरफ है। तो बड़ी संख्या में जो ओबीसी वोटर है वो लगातार बीजेपी को वोट कर रहे हैं। इस वजह से बीजेपी ने कांग्रेस पर अपनी बढ़त लगातार पिछले 5 चुनाव में बनाई हुई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस का भी एक अपना जनाधार है। मुस्लिम मतदाताओं का आपने जिक्र किया, आप देखें 10% मुस्लिम मतदाता हैं और उसमें बड़ी संख्या में वो कांग्रेस के लिए वोट कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है, गुजरात में भी, दूसरे राज्यों में भी। और आंकड़े बड़े स्पष्ट दिखाते हैं कि लगातार तकरीबन 70-75% से लेकर 70 तक कांग्रेस के लिए वो वोट करते रहे हैं। जो दूसरा समुदाय है जिसका जिक्र अभी आपने नहीं किया, वो दलित। तो ये कांग्रेस का अपना
अपना जो वोट बैंक है इन दो समुदायों के बीच में है, दलित और मुस्लिम, और इस वजह से कांग्रेस लगातार तकरीबन 40% वोट, कभी 2% ऊपर कभी 2% नीचे, वो अपना उनका वोट बैंक बरकरार है। लेकिन संजय जी, दो सवाल है। ये 27% जो बीजेपी को वोट करते हैं, मुस्लिम वोट जो है वो एक बार दिखाइए, 27% करते हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा यही कहती है कि बिल्कुल मोदी, शाह, बीजेपी एंटी मुस्लिम है। उसके बावजूद 27% बीजेपी को वोट कर रहे हैं 2017 में। ये क्या कहता है? ये कोई आश्चर्य होने वाले आंकड़े नहीं है, क्योंकि अगर आप जिन राज्यों को देखें जहां बाइपोलर कंटेस्ट है, अगर आप मध्य प्रदेश को देखें, राजस्थान को देखें, छत्तीसगढ़ को देखें, और ऐसे तमाम राज्य जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बाइपोलर कंटेस्ट है, वहां तकरीबन आपको 15 से 20-22% मुस्लिम वोट कांग्रेस के बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखेगा। उन राज्यों में जहां उन्हें एक विकल्प मिला, जहां ट्रायंगुलर कंटेस्ट या 4 कॉर्नर कंटेस्ट होना शुरू हुआ, उन जगहों पर कांग्रेस का वोट, मुस्लिम वोट कांग्रेस का, वो बिखर करके, छिटक करके उन पार्टियों के पास चला एक और छोटा सा सवाल है। हार्दिक पटेल ने नुकसान तो बीजेपी को पिछली बार पहुंचाया था आंदोलन के जरिए, लेकिन क्या हार्दिक इस बार मदद, क्या अभी भी वो पाटीदार समुदाय में एक वोट इन्फ्लुएंसर हैं आपकी नजर में? देखिए, आंकड़े बड़े स्पष्ट दिखा रहे हैं, हम आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पाटीदार वोट का जिक्र करें तो 2012 और 17 में साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस का वोट जो है पाटीदार समुदाय में बढ़ जाता है और बीजेपी का घटता है। हाँ। अब सीधा सीधा संबंध तो नहीं निकाल सकते कि क्या सिर्फ हार्दिक पटेल के कारण है या पूरा समुदाय बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ता था या नाराज थे, लेकिन कुछ न कुछ, अगर कोई समुदाय का नेता होता है, लीडर होता है, तो उसके फॉलोवर्स तो जरूर होते हैं। और हार्दिक पटेल अगर कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी के साथ है, कुछ तो नुकसान कांग्रेस को होने की गुंजाइश है। कैंडिडेट नहीं बदल रहे हैं अभी ऐसे वक्त पे, बीच में बदलते हैं, अभी नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि पटेल समुदाय को नाराज बीजेपी नहीं करना चाहती है। मुझे पता है आप इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन एक बार आप लोगों की बहस जारी रहे उससे पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट, दलित, आदिवासी, ये किधर वोट करते हैं, वो आंकड़े दिखाने के बाद चर्चा को आगे लिए चलेंगे। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो दलित वोट है वो किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। 2002 में बीजेपी के साथ 24 थे, 35 पर पहुंचा, 26 और फिर 37। ये वाला मामला जो है दलित वोट, ये काफी हद तक, आधे फीसदी से ज्यादा लोग, 53% लोगों ने 2017 में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया था दलित समुदाय से। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये देखते हुए कि बीजेपी की वहां पर, अब देखिए 27 साल से सरकार चल रही है, पिछली बार जब चुनाव में गए थे तो 22 साल से चल रही थी। अब हम आपको दिखाते हैं आदिवासी वोटर किधर है, तो यहां पर बीजेपी बाजी मार लेती है। आदिवासी वोटर 49%, लगभग आधी आबादी जो है आदिवासी वोटर्स की, वो बीजेपी की तरफ है और 39% इनकी तरफ है, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ। देखिए, जबकि कांग्रेस में एक देखिए गिरावट आ रहा है। अगर आप देखें 2002 से 53% थी इनकी आबादी जो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करती थी, लेकिन वो लुढ़कती हुई पहुंच गई है 39 पर। वहीं बीजेपी को फायदा हुआ है और वो 37 से पहुंच गए हैं 49 पर। तो ये क्लियर एक आदिवासी में प्रधानमंत्री की जो कोशिशें हैं वो रंग लाती हुई दिख रही हैं, जो वो बार बार ऐसे स्कीम्स लेकर आने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें मिले। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कोली समुदाय को लेकर क्या है वहां पर लोगों की राय, जिसमें 53% 2002 में बीजेपी को वोट कर रहे थे, तो कोली समुदाय के 48% बचे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 38% बचे हैं। तो हमने आपको दिखा दिया है अलग अलग जो ये है। अब आखिरी का एक आंकड़ा जिसको दिखाकर चर्चा की शुरुआत करेंगे, जल्दी से दिखा दीजिए। जाति के आधार पर उम्मीदवार कौन से कितने, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। पाटीदार समुदाय से 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 50 लोगों को टिकट दिया था 182 में से 50, और कांग्रेस पार्टी ने 41 को। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो इनका दबदबा जो है गुजरात के चुनाव में वो किस तरह से है। ओबीसी पर आइए तो 58 को बीजेपी ने दिया था, 62 को कांग्रेस पार्टी ने दिया था, पूरे ओबीसी में। इसमें आप ठाकुर, अन्य जो समुदाय हैं ओबीसी में, सबको लीजिए। दलित बीजेपी ने 13 को टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने 14 को दिया। आदिवासी 28 बीजेपी ने दिया, 25 कांग्रेस पार्टी ने। ब्राह्मण 10 बीजेपी ने, 6 कांग्रेस पार्टी ने। क्षत्रिय 12 और 10 ने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दलित समुदाय को भी आपको अपनी तरफ रिझाना होगा। आपने देखा वो छिटकते चले गए हैं आपसे, गौरव, और उनकी बातों का आप जवाब देना चाहते हैं। पहले तो उनकी बातों का जवाब जरूर दूंगा। हाँ। देखिए, ऐसा है कि जब विकास होता है तो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, लेकिन आप उस विकास से प्रभावित होते हो और एक पार्टी की तरफ आप आकर्षित होते हो।
और इसीलिए गुजरात का जो विकास मॉडल है ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हाँ। यहां पे बात हुई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात वो पार्टी कर रही है जो पॉलिटिकल जस्टिस भी नहीं दे पाई। मैं क्यों कहता हूं, आपने बताया ना यहां पे सिख समुदाय भी है, और सिख समुदाय के प्रतिशत पे मत जाइएगा अंजना जी। हाँ। जब जगदीश टाइटलर जैसा व्यक्ति स्टार प्रचारक बनता है तो एक मैसेज देती है कांग्रेस पार्टी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इसलिए कोई बात नहीं है। कम से कम ऐसी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो टिप्पणी करे किसी और की लिस्ट पे या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे। दूसरी बात देखिए, बेरोजगारी दर की इन्होंने बात करी और महिला, दो मुद्दे उठाए और मैं गुजरात मॉडल जो है बता भी दूंगा कि क्या है। मैं आंकड़ों के साथ और चुनौती देके कहता हूं आपके मंच पे, CMIE डेटा आया, जो बेरोजगारी दर देश की थी वो 7% के आसपास। गुजरात में बेरोजगारी दर 1.6%, राजस्थान में 30.7% और दिल्ली से ये खड़े हुए हैं 9.6%। मतलब 15 गुना ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान पे कुछ नहीं बोलेंगे, गुजरात मॉडल की कमियां निकालेंगे। दूसरा, महिला सुरक्षा पे इन्होंने कहा, तो बलात्कार एक भी हो, हम हमेशा कहते हैं बहुत ज्यादा है, इंसाफ मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को, पीड़िता को, लेकिन जो बलात्कार की दर है, ये NCRB डेटा है, वो 16.4 राजस्थान में है, 16.4, और गुजरात में 1.8। ये क्या दिखाता है? महिला सुरक्षित है, सशक्तिकरण हो रहा है। अब मैं आपके ही आंकड़ों पे आता हूं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे जो नंबर्स हैं वो मिस किए। मुस्लिम की आपने बात करी ना, 2002 से 12% वोट मिलता था, 27% मिलने लगा, 15% बढ़ा है। और यहां पे हैं सर, ये भी बताएंगे जो मैं आकलन कर रहा हूं। और कांग्रेस का देखिए, 77% मिलता था, 62 हो गया। देखा, 15 हम बढ़े, 15 ये घटे, 30% का फर्क आया। अगले पे आइए, दलित पे 24% मिलता था हमें 2002 में, 37% हो गया, 13% बढ़ा, अगर ये आंकड़े सही हैं तो। कांग्रेस 62% मिलता था, 53 हो गया, -9। अंतर कितना आया? 22% का। एसटी पे आइए, एसटी आदिवासी समाज जो है, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, चाहे वहां पे एकलव्य स्कूल बनाने की बात हो या 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हो वन बंधु योजना में। और यहां के आंकड़े क्या दर्शाते हैं? 2002 में 37%, 2017 में 49%, 12% बढ़े हमारे वोट। और एक मिनट, इनके वोट 53 से 39 हो गए, -14, मतलब 26% का फर्क आया। ये 3 समुदाय, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये गिरता हुआ टाइटैनिक जहाज है, ये डूबेगा ही। और इनको चिंता इस बात की होनी चाहिए, एक नई नवेली पार्टी आई, वो इनकी जमीन जो है खत्म कर रही है, ये गायब हो रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर भी नहीं देते हैं कि राहुल पार्टी लड़ाई में है, बीजेपी वाले तो मानते ही नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। हाँ। ये दोनों पार्टियां जो हैं, इनमें समानता क्या है? भ्रष्टाचारी दोनों, परिवारवादी भी दोनों, और उसके अलावा सांप्रदायिक राजनीति भी करती है। ये सांप्रदायिक राजनीति करोगे, जनता नकारेगी, और इसीलिए जो वोट काटेंगे वो इन्हीं का काटेंगे, चिंता इन्हें होनी चाहिए। ठीक है, आप संजीव जी की भी बातों का जवाब दीजिए, और फिर ये जो पूरी लिस्ट है, और वाकई जब हम देखें तो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, कोली हो, सब में आपके जो पहले वोट 2002 में आपको वोट मिले थे, वहां से परसेंटेज नीचे आया है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। पाटीदार हो या पाटीदार ठाकुर नहीं, हो, दलित आदिवासी इस सेक्शन में आगे बोल रही हूँ, पाटीदार हो या ठाकुर हो या कोली हो, हर जगह बीजेपी का वोट शेयर गिरता ग्राफ है। हाँ। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आपने, मैं व्यक्तिगत तौर पे इस तरह का विश्लेषण में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वोटर जाकर मुद्दों पर वोट देता है। खैर, क्योंकि आपने जातिगत समीकरण बताया था गुजरात का, तो उस जातिगत समीकरण के चलते चाहे पाटीदार हो, चाहे ठाकुर हो और चाहे कोली हो, हर जगह बीजेपी का गिरता हुआ ग्राफ है। दलित, आदिवासी, कोली, आप ट्विस्ट मत कीजिए, मैंने आपको यही बोला, क्योंकि हमने दलित, एक सेकंड, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, कोली, इसमें गिरा है, सुन लिया, ये बोला था मैंने। हाँ। फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम लागू नहीं हुआ है। देखिएगा अभी दलित और आदिवासी इनके साथ क्या करेंगे। दलितों की बात करेंगे, सजा की दर 6% है गुजरात में, नेशनल एवरेज 36%। ये दलितों की बात करेंगे। महिलाओं का नाम तो इनको मुंह खोल कर नहीं लेना चाहिए, थोड़ी शर्म होगी तो नहीं लेंगे। अभी बता देती हूं क्यों। महिलाओं की बात ये करेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का 13% है गुजरात में, पुरुषों का 73%। 13%,
बनाम 73%। यंग अनएम्प्लॉयड वुमेन 27% अनएम्प्लॉयमेंट है यंग वुमेन में। और महिलाओं की बात ये करेंगे, बिल्किस बानो के रेप के बाद सीके राहुल जी को टिकट ये देते हैं जिन्होंने सिफारिश भी करी थी रिहाई की, संस्कारें भी बताया था, 11 बलात्कारियों को टिकट ये देंगे और महिलाओं की बात करेंगे। और अंत में अंजना जी, इनके ऊपर बोलूं एक बात, इन पर और बोल दूं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। नरोडा पाटिया के मेन कॉन्विक्ट, आरोपी नहीं, मेन कॉन्विक्ट की लड़की को सिटिंग एमएलए का टिकट काट कर दिया गया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खड़े होकर बोलती है मैं अपने पापा की लेगेसी को आगे ले जाने आई हूं। मैं जानना चाहती हूं कौन सी लेगेसी, जिसमें वो नरोडा पाटिया के मैसेकर में दोषी पाए गए, जिसके लिए जेल में थे और आज बेल पर रिहा होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक मिनट इन पे मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगी। देखिए, दिल को बहलाने का गालिब ख्याल बहुत अच्छा होता है। ये तो गोवा भी गए थे और ये उत्तराखंड में भी चीफ मिनिस्टर बना रहे थे। कर्नल कोटियाल इनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, अब सरकार किसकी बनी है गोवा में? अब भाजपा के स्पोक्स पर्सन है इनके सीएम कैंडिडेट। आगे सुन लीजिए, इनके जो गोवा के सीएम कैंडिडेट थे वो अभी भाजपा में इनके साथ है, बता नहीं पाएंगे अमित पालेकर के बारे में। लेकिन क्योंकि गुजरात गए हैं तो सवाल तो बनता है, गुजरात में 2 सपूत जो सबसे प्रसिद्ध हुए, महात्मा गांधी और सरदार पटेल को अपने दफ्तरों से निकाल फेंका और ये बात करते हैं गुजरात में जाकर गुजरात की अस्मिता की, ये बात करते हैं कि गुजरात में ये चमत्कार करके दिखाएंगे। मैं तो इनसे तो कह रहे हैं कांग्रेस का सफाया कर देंगे, कह रहे हैं। अरे सफाया तो कर रहे हैं, गोवा भी गए थे। ये बीजेपी की बी टीम है, जहां पर भाजपा ट्रबल में आती है ये बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच जाते हैं। जब समझ में आ जाता है कि नुकसान कर चुके हैं तो चुपचाप घर आकर बैठ जाते हैं। गोवा का जवाब दे दे, उत्तराखंड का दे दे, जहां जहां चुनाव लड़ाए। मैं तो लेकिन एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि हमारी यात्रा में सब लोग इतने इंटरेस्टेड रहते हैं, ये लोग पंजाब याद दिलाते हैं। जब आप गोवा उत्तराखंड गए तो ये लोग पंजाब कहते हैं। अरे चलिए, पंजाब में एक फ्लूक हुआ और पंजाब में अभी क्या हो रहा है, खुलेआम प्रो खालिस्तानी रैलीज जो हो रही है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। पंजाब का पैसा जो गुजरात में बहाया जा रहा है एड्स के नाम पर, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा एक शुरू होनी थी भाई हिसार से, सितंबर में अनाउंसमेंट हुआ था। हिसार शायद गृह क्षेत्र है इनके सुप्रीमो केजरीवाल जी का, वहां से मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा शुरू होनी थी। मैं जानना चाहती हूँ वो यात्रा कहां पहुंची? बड़े दमखम के साथ शुरू होनी थी मेक 1 यात्रा, मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा एक शुरू होनी थी। मैं सिर्फ उत्सुकता के कारण पूछ रही हूँ क्योंकि हिसार गृह क्षेत्र है, वहां पे 2.5% वोट शेयर इनको मिला। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वो यात्रा कहां पहुंची? ठीक है, जबानी जमा खर्च करना, गुजरात जाकर रेपिस्ट पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, ड्रग पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, शराब के घोटाले में यहां फंसेंगे, गुजरात में जाके पैरवी करेंगे। ये कौन सी आइडियोलॉजिकल बेंट के है? पहले ये बता दें, ये कुछ नहीं है, ये भाजपा की बी टीम है। जब दिक्कत में आएगी वहां पर जननायक बन के पहुंचने की कोशिश ठीक है। गौरव जी, आप चूंकि पहले आरोप आप पर था, जवाब दीजिए, फिर संजीव जी। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो महिला सुरक्षा पर उन्होंने सबसे बड़ा हमला किया। मेरा राजस्थान का आंकड़ा मैंने दिया, उस पर उत्तर नहीं मिला। वो भी दे देती हूँ, उत्तर दे देती हूँ, मैं उत्तर दे देती हूँ। आपके बीच में नहीं, शांत हो जाइए। छत्तीसगढ़ तो अपनी नंबर बारी 1 है में एम्प्लॉयमेंट समझ में, लिया। हरियाणा नंबर 1 है अब आप चुप एम्प्लॉयमेंट नहीं में। करेंगे। सुप्रिया नहीं बोलेंगे। सुप्रिया, देखिए, बीच बीच में बोल रहे थे ना, तो सुप्रिया मुझे जी, थोड़ा सा दवाई ठीक को भी है, पिलानी चाहिए। ठीक है। बीच बीच में बोलते हैं जब मैं ठीक है, कोई बात। 2 आंकड़े मैंने दिए क्योंकि इन्होंने वो मुद्दे उठाए। इन्होंने बेरोजगारी का उठाया, मैंने बताया राजस्थान में 30% और गुजरात में 1.6 और 1.7%। इन्होंने क्या किया, उसको तोड़ दिया। आइए इस एज ब्रैकेट में चलते हैं, जो 14 साल 11 दिन के हैं, महिला हैं और इस जात से है, उसमें ऐसे कोई आंकड़ा देता है क्या? सीएमआई का डेटा दे रहा हूं। दूसरा, एनसीआरबी में मैंने बताया 6310 बलात्कार के मामले हैं और अशोक गहलोत का वक्तव्य है इसलिए बलात्कार बढ़ गए हैं क्योंकि जो अपराधी हैं उन्हें फांसी की सजा होती है। ये जो हमने अपराध बढ़ाया तो इसलिए बलात्कार के मामले बढ़ गए। टिकट क्यों दिया? बीच में नहीं बोला, नहीं मैं तो बौखलाइए, बीच में कभी मत बौखलाइएगा। थोड़ा थोड़ा आप सुनिए, आप करते हैं, हाँ, वो थोड़ा थोड़ा करिएगा, थोड़ा थोड़ा करिए, अपनी बात करिएगा। सुनिए, अब इन्होंने बात करी कि आम आदमी पार्टी के साथ इनकी लड़ाई जो है ये सत्ता में आने की है ही नहीं, ये है केवल जमानत जब्त किसकी ज्यादा होंगी। और जमानत जब्त पे मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही आती थी। जब परिणाम आए 1-1.5-2 महीने कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आया। इनके लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? 399 सीटें लड़े, 387 रिकॉर्ड बना, कीर्तिमान, जमानत जब्त हो गई। ये क्या दिखाता है?
ये दिखाता है इनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है, औकात नहीं बोलूंगा, और मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी आज जो हर किसी के लिए आदर्श हैं, उनके लिए मधुसूदन मिस्त्री ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, कहा उनको औकात गुजरात दिखाएगा। अरे गुजरात ने तो तुम्हें दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी कैसे पूरी तरह से विलुप्त होती जा रही है। और सरदार पटेल की भी इन्होंने बात करी। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सरदार पटेल पे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, क्या कोई गांधी परिवार का सदस्य और अध्यक्षा सोनिया गांधी थी वहां गया क्या? आपके हमारे, एक मिनट बस पूरी कर लूं, मतभेद हो सकते हैं, आप गए क्यों नहीं? दूसरी बात, 1991 में आपने भारत रत्न दिया, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को दिया, सरदार पटेल को क्यों ठीक है, भूल गए? छोटा सा इसका जवाब जिसके बाद में संजीव जी मैं के पास, बिल्कुल बताती छोटा सा प्लीज। सरदार पटेल ने तो आपके आका आरएसएस को ये बैन उत्तर किया नहीं था। है मेरी जिन बात का। सावरकर को लेके आप ये मेरी जलेबी बात का बनाते उत्तर हैं, नहीं। उनको गिरफ्तार इंदिरा किया था। गांधी का पत्र उनको पढ़िए, गिरफ्तार फिर किया था। बीच में वीर मत साहब, बोलिए, क्यों अगर आप- सुनना चाहते हैं तो थोड़ा- सुनिए, थोड़ा- बीच में मत थोड़ा बोलिए। बोलूंगा, थोड़ा जैसे आप बोल रही थी, थोड़ा बोलिए, जब हाँ, बोलो, वीर अब सावरकर बोलो। के लिए इंदिरा गांधी और ने क्या बोलो, कहा है, और पहले बोलो, पढ़ के आइए, और और बोलो। उनसे बड़ी नेत्री अभी और आप बनी बोलो, नहीं है। और बोलो, बस और हाँ, बोलिए। मैंने बता दिया आपको। अति आत्मविश्वास है गुजरात को लेकर आपका, उत्तराखंड और गोवा याद दिला देंगे। देखिए, आपने ही एक आंकड़ा दिया है, उसमें देखा आपने कि दलित वोटर, आदिवासी वोटर, माइनॉरिटी वोटर जो कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। अब देखिए, वैसे उनको बीजेपी भरोसा नहीं है, लेकिन उसको पता है कि कांग्रेस को अगर वोट देते हैं डायरेक्टली बीजेपी को वोट जाता है। इन्होंने गोवा का उदाहरण दिया, और बड़ा अच्छा उदाहरण है ये कि गोवा में जब गोवा का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के सभी प्रत्याशी को लेकर चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में जाकर शपथ खिलाया गया था कि इस बार हम नहीं बिकेंगे। चुनाव परिणाम आया, क्या हुआ? 11 में से 8 एमएलए इनके बिक के चले गए कांग्रेस बीजेपी में। तो अब लोगों को पता है कि अगर हमने कांग्रेस को वोट दिया तो इनडायरेक्टली बीजेपी को वोट जाएगा। तो इनके जो अपने एस्टेब्लिश्ड वोटर हैं, जो परंपरागत इनके वोटर माने जाते थे, वो सब वोटर अब मजबूरी में बीजेपी को वोट कर रहा है। अब जब आम आदमी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी आने के बाद इन तमाम लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी पे। क्यों है भरोसा? आज जो आदिवासी की बदहाली आप 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल में जिस तरह से पेशा कानून को कमजोर करके आदिवासियों को जमीन छीनने की साजिश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, आज आदिवासी इससे गुस्से में है। तो चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, आज जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अच्छी शिक्षा देंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको होता है जिनको आज प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को भेज नहीं सकते। जब वो कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा देंगे तो उनको आज फायदा होता है जिनको हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता। गुजरात की बात करें मैडम, तो 27 आप समझिए कि 33 जिलों के 20 जिलों के हॉस्पिटल में बेसिक आपके एक्सरे मशीन नहीं है। ये तो हालात है उनके जिला अस्पताल का। तो ऐसे में वो तमाम लोग जिनको आज अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाया, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाया, और वो तमाम वंचित लोग आज मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े। तब मैं कह रहा हूं अंजना कि जी, आम आदमी संजय, पार्टी की मैं- सरकार है। संजय जी से एक बात कमेंट, एक अंजना जी 10 सेकंड बोले दीजिए, बीच में टोकते हैं ये बार बार। इन्होंने कुछ आंकड़े दिए, कुछ आंकड़े मैं भी दे देती हूँ। 23,000 सरकारी स्कूल की टीचरों के पद खाली हैं, 6,000 स्कूल बंद हो गए, 340 वैकेंसीज के लिए 17 लाख एप्लीकेंट्स आते चलिए, मुझे हैं। उत्तर पूरा देने का में पूरा समझ मंत्रिमंडल कोरोना की बदहवाली के बाद चेंज हो गया, कठपुतली जैसे मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये सब कैसे हो जाता है? क्या दिल्ली से सरकार चलती है? और अगर दिल्ली से चलती है तो फिर यहाँ पे नाकामी और विफलताएं किसके सर मढ़ गुजरात जाएं? मॉडल। मुख्यमंत्री को दौड़ा दौड़ा के गाड़ी में 5 नहीं साल बिठाया की जाता है। नाकामियों पर क्या अंत में बस मोदी 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 का आप फूल सजा देंगे? इसके बाद संजय जी आप। हाँ, मैं एजुकेशन में बता दूं, स्कूल ड्रॉप आउट रेट 3% होता था, 33% होता था, अब 3% हो गया। 2 साल में 400 नए प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल खुले हैं, 1,25,000 नए क्लासरूम बने हैं, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। यूनिवर्सिटी जो 21 थी 103 हो गई, कॉलेज जो 1,775 थे 3,117 हो गए, और इसके अलावा एम्स कौन लाया? हाँ, इसके अलावा ये सत्ता 55 साल केंद्र में रहे, क्या ये एम्स ला पाए? नहीं, एम्स हम लोग लाए। हमने 12 न्यू मेडिकल कॉलेज बनाए। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 99,000 करोड़ होता था, आज करीब 20 लाख करोड़ हो गया। अंजना जी, हम गुजरात की जब चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग जाति के वोटरों के रुझान की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछले 2-3 महीनों में वहां प्रचार किया है, तो अलग अलग समुदाय का वोट थोड़ा खिसकता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कुछ तो अट्रैक्शन वहां दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, दलित मतदाताओं की बात करें, तो इनका वोट का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और हमारे पास 2 उदाहरण है अंजना जी। अगर आप देखें दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई और कांग्रेस का
जो वोट है बहुत तेजी से नीचे गिर गया। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अगर आम आदमी पार्टी जिस तरह का भी प्रदर्शन करने वाली है गुजरात में, आने वाला समय बताएगा। मुझे लगता है इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि उनका जो अपना जनाधार है वो खिसकता हुआ आम आदमी पार्टी की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए ठीक है, अभी तो इंतजार करना होगा क्या कुछ होता है। जाहिर तौर पर अभी जो संजय जी कह रहे हैं बहुत किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा, लेकिन 8 दिसंबर को हम सब आमने सामने होंगे और उस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन बहरहाल हमने आंकड़ों के चश्मे से गुजरात में जो कुछ होता आया है और हो सकता है उस पर चर्चा की पीएससी में। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।